नमस्कार, आप देख रहे हैं दे टीवी। मैं हूं आपके साथ ममता और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया दिस वीक कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कार्यान्वयन के लिए $400 मिलियन के एलओसी समझौते पर किए हस्ताक्षर। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत मालदीव में बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए लागू हुआ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। दिल्ली एनसीआर में डीजल जेनसेट कूड़ा जलाने बड़े निर्माण कार्यों पर रहेगी रोक। साथ ही ईपीसीए ने ये आदेश पंजाब, राजस्थान, यूपी, हरियाणा को भी दिए। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने शुरू किया इस साल दीपावली के अवसर पर कामधेनु दीपावली अभियान। इस अभियान के माध्यम से आयोग दिवाली महोत्सव के दौरान गाय के गोबर और पंचगव्य उत्पादों के आयोग को बढ़ावा दे रहा है। दीपावली के पहले पूरे देश में बनाए जाएंगे गोबर से 33 करोड़ दीपक। मोहाली में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक्वापॉनिक्स सुविधा का किया गया उद्घाटन। खेती के इस अनूठे तरीके से किसानों के चेहरे पर खुशी। एक्वापॉनिक्स और संबंधित वैकल्पिक कृषि तकनीकों से किसानों को अपनी उत्पादकता और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। गुजरात के संशोधित अशांत क्षेत्र अधिनियम को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। संशोधित कानून के उल्लंघन पर जहां पहले 6 महीने की जेल का प्रावधान था, वहीं संशोधन के बाद कारावास की सजा बढ़ाकर 3 से 5 साल कर दी गई। किसानों को हो रहे नुकसान से राहत देने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। ऑपरेशन ग्रीन के तहत किसान को रेल से फलों और सब्जियों की ढुलाई में मिलेगी 50% छूट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति के तहत स्टार्स प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। स्कूली शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए स्टार्स प्रोजेक्ट होगा बेहद ही मददगार। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य स्कूलों से रटने रटाने वाली संस्कृति को खत्म कर छात्रों को ज्ञान आधारित शिक्षा से जोड़ना है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी की साल 2020 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। सभी उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट की कही बात। रिपोर्ट में खास तौर पर भारत और इंडोनेशिया जैसी बड़ी इकोनॉमी शामिल। और अब खबरें विस्तार से। भारत हमेशा से ही अपने मैत्रीपूर्ण स्वभाव के लिए जाना जाता है और भारत मालदीव के बीच रिश्तों से तो हम सभी वाकिफ हैं। हाल ही में भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए समझौता किया है। हाल ही में भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट हेतु समझौता किया है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत मालदीव में बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा। इसके माध्यम से मालदीव की राजधानी माले को पड़ोस के 3 द्वीपों विलिंगिली, गुल्हिफाहु और थिलाफूसी से जोड़ा जाएगा। मतलब मालदीव की राजधानी माले को उसके 3 पड़ोसी द्वीपों से जोड़ने के लिए लगभग 6.7 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा, ताकि इन द्वीपों के मध्य कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। इन चारों द्वीपों की मध्य कनेक्टिविटी बढ़ने से इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी और माले क्षेत्र में समग्र शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। हिंद महासागर 40 देशों को स्पर्श करता है और इसके तटों पर विश्व की 40% जनसंख्या बसती है। विश्व के समस्त तेल व्यापार का 2/3 हिस्सा और संपूर्ण माल वहन का 1/3 हिस्सा केवल हिंद महासागर से गुजरता है। संक्षिप्त में कहें तो ये क्षेत्र सी लाइन कम्युनिकेशन का दिल माना जाता है। इसमें स्थित कई सारे देश भविष्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत की ओर देखते हैं। भारत के लिए भी हिंद महासागर का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि एक तो यहाँ पर मिलने वाली समुद्री संसाधन और अन्य आर्थिक से संसाधनों के दोहन की व्यापक संभावना है। भारत के लिए मालदीव रणनीतिक रूप से अहम है।
मालदीव हिंद महासागर में लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मालदीव की जल सीमा से सबसे नजदीक स्थित भारतीय द्वीप मिनिकॉय की दूरी मात्र 100 किलोमीटर है, जो कि लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। हालांकि भारत की दूरगामी समुद्री दृष्टिकोण काफी संकुचित रहा है, जिसके कारण भारत इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से काफी पिछड़ गया था। हिंद महासागर चीन और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा का एक क्षेत्र बनता गया। चीन नेस्टिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को घेरने के कार्य योजना पर बढ़ते हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर से लेकर श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश समेत म्यांमार तक अपने समुद्री प्रभाव का विस्तार किया। इसके साथ ही चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में अपनी पहली सैन्य चौकी बनाई। हालांकि पिछले कुछ सालों से समुद्री कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार के द्वारा कई नीतियां चलाई गई हैं। भारत सरकार के द्वारा 2015 में मिली अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए सागर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सागर नीति के तहत भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। क्या होता है लाइन ऑफ क्रेडिट? विकासशील व गरीब देशों को रियायती ब्याज दरों पर दिया जाने वाला लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का सॉफ्ट लोन या ऋण होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में लिए गए ऋण को ऋणकर्ता देश या सरकार द्वारा एक समय सीमा में ब्याज सहित चुकाना भी होता है, इसीलिए ये अनुदान नहीं होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट के द्वारा ऋण देने वाले देश की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसके तहत किए गए समझौते के मुताबिक ज्यादातर सामग्री की आपूर्ति लाइन ऑफ क्रेडिट देने वाले देश के द्वारा ही की जाती है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ईपीसीए ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत बीते 15 अक्टूबर से ईंधन से चलने वाले जनरेटर के उपयोग पर बैन लगा दिया गया है। समझते हैं क्या है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। प्रदूषण रोधी उपाय ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली में लागू किया जाएगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बिजली जनरेटर सेट के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण ने पहले पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा सरकारों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने का निर्देश दिया था। बताते चले, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान संस्थागत उपाय है जिन्हें वायु की गुणवत्ता बिगड़ने पर अपनाया जाता है। ये एक आपातकालीन उपाय है। इसे पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य पार्टिकुलेट मैटर PM10 और PM 2.5 को मध्यम वायु गुणवत्ता सूचकांक से अधिक होने से रोकना है। ये योजना 4 श्रेणियों को सूचीबद्ध करती है और विशेष श्रेणी की स्थिति आने पर अपनाए जाने वाले उपायों को सूचीबद्ध करती है। पहला, मध्यम से खराब। वायु गुणवत्ता को मध्यम से खराब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब PM5 का सांद्रण 61 से 120 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर यानी माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर के बीच होता है और PM10 की सांद्रता 101 और 350 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के बीच। इस स्थिति के दौरान बिजली संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू किए जाने चाहिए। पटाखों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कचरा जलाना बंद किया जाना चाहिए। सड़कों की मशीनीकृत सफाई होनी चाहिए। दूसरा, बहुत खराब। वायु गुणवत्ता को बहुत खराब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब PM5 का सांद्रण 121 से 250 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के बीच होता है और PM10 की सांद्रता 351 और 430 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के बीच। इस स्थिति के दौरान डीजल जनरेटर सेट का उपयोग बंद कर दिया जाना चाहिए। बस और मेट्रो सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाई जानी चाहिए। तीसरा, गंभीर। वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से वर्गीकृत किया जाता है जब PM5 की सांद्रता 250 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा होती है और PM10 की सांद्रता 430 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा होती है। इस स्थिति के दौरान गर्म मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर और ईंट भट्टे बंद किए जाने चाहिए। सार्वजनिक परिवहन में ऑफ पीक यात्रा शुरू की जानी चाहिए। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। और वहीं चौथा, आपातकालीन। इसे सीवियर प्लस भी कहा जाता है।
वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से वर्गीकृत किया जाता है जब PM5 की सांद्रता 300 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा होती है और PM10 की सांद्रता 500 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा। इस स्थिति के दौरान निर्माण गतिविधियां रोक दी जाती है, स्कूल बंद किए जाते हैं और डीजल ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है। गाय के गोबर को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने को लेकर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इस बार दीपावली से पहले कामधेनु दीपावली अभियान चला रहा है। वहीं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने हाल ही में गाय के गोबर से बनी चिप लॉन्च की। इस चिप को राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई कथीरिया ने लॉन्च किया। दावा किया जा रहा है कि गाय के इस चिप में रेडिएशन को खत्म करने की क्षमता होती है। गोबर से बनी इस चिप को साथ रखने पर मोबाइल रेडिएशन काफी हद तक कम हो जाता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने गाय के गोबर से बने कई दूसरे प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा लॉन्च किए गए इन सारे उत्पादों को कामधेनु दीपावली अभियान के तहत लॉन्च किया गया। कामधेनु आयोग के मुताबिक इन उत्पादों का लक्ष्य इस साल दिवाली पर होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाना है। दियों के अलावा आयोग गोबर, गौमूत्र और दूध से बने अन्य उत्पादों जैसे कि एंटी रेडिएशन चिप, पेपरवेट, गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियों, अगरबत्ती, मोमबत्तियों और अन्य चीजों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है। इस अभियान के तहत 11 करोड़ परिवारों तक पहुंच बनाई जाएगी। इसके अलावा इस कार्यक्रम के तहत गाय के गोबर से बने 33 करोड़ दियों को प्रज्वलित करना भी लक्ष्य रखा गया है। कामधेनु दीपावली पहल को कार्यान्वित करने का जिम्मा मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय उठा रहा है। कामधेनु दीपावली आयोग का महत्व। गोबर का इस्तेमाल कर सामानों को बनाने से हजारों गाय आधारित उद्यमियों और किसानों को फायदा होगा, जो न सिर्फ इनकी आय में इजाफा करेंगे बल्कि हजारों पशुपालकों को और छोटे तबके के दुकानदारों को भी फायदा पहुंचाएंगे। इसके साथ ही इस अभियान की मदद से कई गौशालाओं को बनाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा अपने देश में बने ये दीप चीन के दियों के मुकाबले भी बेहतर विकल्प साबित होंगे। गौरतलब है कि इस अभियान के पीछे की प्रेरणा का स्रोत गौम्य गणेश अभियान था। इसने भगवान गणेश की मूर्तियों को बनाने में उपयोगकर्ता की अनुकूल सामग्रियों के इस्तेमाल के लिए प्रेरणा दी। क्या है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग? गायों को संरक्षित रखने के मकसद से इस आयोग को साल 2019 में बनाया गया था। यह आयोग पशु विज्ञान और कृषि विश्वविद्यालयों की मदद से काम करता है, जो गाय पालन और प्रजनन, बायोगैस और जैविक खाद के क्षेत्र में कार्यरत है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत की गई थी। गोकुल मिशन के कार्यान्वयन के लिए 750 करोड़ रुपए की राशि अंतरिम बजट में आवंटित की गई थी। इस मिशन को शुरू किए जाने का मकसद गोकुल ग्राम की स्थापना करना था। गोकुल ग्राम ऐसे मवेशी विकास केंद्र जहां हर नस्ल की गायें हैं। साल 2019 के जून महीने तक कुल 4 गोकुल गांवों की नींव रखी जा चुकी थी। इन गोकुल ग्रामों की स्थापना वाराणसी, फोरा, पटियाला, मथुरा में की गई। इस मिशन का लक्ष्य ऐसी ही 21 और केंद्रों की स्थापना करना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मकसद एक केंद्रित और वैज्ञानिक तरीके से स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण, दूध के उत्पादन में इजाफा, गायों की नस्ल में सुधार संबंधी कार्यक्रम को बढ़ावा देना और उच्च आनुवांशिक और रोग मुक्त क्षमता वाले बैल बांटना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कई नई पहलें लागू की गई। इस मिशन के तहत गोकुल ग्राम बनाए गए। देसी नस्लों की सुरक्षा के लिए प्रजनन केंद्र और पशु स्वास्थ्य कार्ड बांटने के लिए पशु संजीवनी कार्यक्रम का आगाज किया गया। वहीं हाल ही में एक्वापोनिक सुविधा की पायलट परियोजना शुरू की गई। यह सुविधा अपने में काफी खास सुविधा है, क्योंकि ये खेती करने के काफी उन्नत तरीकों से लैस है। इस तकनीक की मदद से दोहरा लाभ होता है, जिसमें मछलियों और सब्जियों का उत्पादन एक साथ होता है और पानी की भी खपत कम लगती है। एक्वापोनिक सुविधा की पायलट परियोजना के लिए सुपर कंप्यूटिंग सुविधा सीडेक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए धन मुहैया कराने का काम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ये सुविधा पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगी, अर्थात इसमें किसी भी तरह की रासायनिक खाद या कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसकी शुरुआत मोहाली स्थित राष्ट्रीय प्रगणत संस्थान ने लुधियाना में गुरु आनंद देव वेटरनरी इंस्टीट्यूट में की।
इस सुविधा में पारंपरिक खेती के मुकाबले पानी की खपत भी कम से कम होगी। एक अनुमान के मुताबिक इस सुविधा में तकरीबन 90% कम पानी खर्च होने का अनुमान है। एक्वापॉनिक्स सुविधा का महत्व। ये सुविधा इसलिए मायने रखती है क्योंकि शहरी इलाकों में मछलियों और फसलों की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये मांग पूरी करने में किसान असफल है, जिसकी वजह बढ़ती आबादी की वजह से खेती योग्य जमीन में लगातार कमी। गांव के युवाओं में इस सुविधा से खेती की तरफ रुझान बढ़ेगा, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था को एक संबल मिलेगा। ये तकनीकी किसानों को उनकी जमीन के पैदावार बढ़ाने में मदद करेगी। इसके अलावा पैदावार बढ़ने से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। क्या है एक्वापॉनिक्स? एक्वापॉनिक्स एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हाइड्रोपोनिक्स, मृदारहित कृषि और एक्वाकल्चर को एक बंद तंत्र में एक साथ अंजाम दिया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स ये एक ऐसा तरीका है जिसमें पौधे बिना मिट्टी के पानी और पोषक तत्वों के एक घोल में उगते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि पौधों की जड़ों को सहारा देने के लिए मिट्टी की पैलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे खास बात ये होती है कि पौधों की जड़ें पोषक घोल के संपर्क में आसानी से आ जाती हैं। इसके अलावा पौधों को ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है। एक्वाकल्चर ये भी एक तरीके की व्यवस्था है जिसमें जलीय जंतुओं जैसे मछली एवं मोलस्क का विकास, कृत्रिम प्रजनन तथा संग्रहण का कार्य किया जाता है। इस तरीके में एक प्राकृतिक या कृत्रिम झील, ताजे पानी वाले तालाब या समुद्र में खास तकनीक और यंत्रों की जरूरत पड़ती है। एक्वाकल्चर के जरिए एक प्रजाति के जंतुओं की बड़ी मात्रा उनके मांस या उप उत्पादों के उत्पादन में सक्षम बनाता है। मछली पालन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक्वापॉनिक्स प्रक्रिया के तहत 3 जैविक घटक होते हैं: मछलियां, पौधे और जीवाणु। एक्वापॉनिक्स की मदद से किसान एक्वाकल्चर को हाइड्रोपोनिक के जरिए उगने वाले सब्जियों के साथ जोड़ देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि मछलियों के मल से पौधों को जैविक खाद मिल जाती है। पौधे पोषक तत्वों को खोकर पानी छान देते हैं। ये छना हुआ पानी मछलियों के टैंक में साफ पानी के तौर पर काम आ जाता है। ये वातावरण के लिए बेहद ही लाभदायक तकनीक मानी जाती है। वहीं गुजरात के संशोधित अशांत क्षेत्र अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक के तहत गुजरात में अचल संपत्ति की बिक्री रोकने और यहां के किराएदारों को अशांत क्षेत्र छोड़कर जाने संबंधी संशोधन किए गए। एक नजर डालते हैं अशांत क्षेत्र कानून पर। अशांत क्षेत्र कानून एक ऐसा विवादित कानून है जिसे साल 1991 में गुजरात के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल के रहते लागू किया गया था। इस कानून का असल नाम दरअसल में गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रीमिसेस इन डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज एक्ट है। सरल भाषा में इसे अशांत क्षेत्र प्रावधान कहा जाता है। गुजरात सरकार ने क्यों किया इस कानून में संशोधन? गुजरात सरकार के मुताबिक इस कानून में संशोधन के लिए विधेयक इसलिए लाया गया क्योंकि इस कानून के गलत इस्तेमाल की कई शिकायतें राज्य के विधायकों और अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई थी। कानून के मूल रूप में ये प्रावधान था कि जिलाधिकारी को संपत्ति के विक्रेता द्वारा दिए गए हल्फनामे के आधार पर यह सुनिश्चित करना होता था कि उसने ये संपत्ति अपनी मर्जी से बेची है और इस संपत्ति की उसे बाजार में तय कीमत मिली है। ऐसी सभी अनियमितताओं को खत्म करने और दोषियों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान करने के लिए इस कानून में संशोधन किए जाने संबंधी विधेयक पेश किया गया था। संशोधित कानून में क्या है खास बातें? संशोधित कानून में कलेक्टर की शक्तियों में विस्तार किया गया है। इन शक्तियों में उसे किसी इलाके में ध्रुवीकरण या किसी समुदाय विशेष के लोगों का अनियमित समूहन संबंधी अनुमान लगाने की शक्तियां शामिल होंगी, ताकि उस इलाके में जनसंख्या समूहन से कोई समस्या ना खड़ी हो। इस संशोधन के तहत जिलाधिकारी द्वारा लिए गए फैसलों पर राज्य सरकार भी पुनरीक्षण कर सकती है। संशोधन में इन मामलों की छानबीन के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या विशेष जांच दल या समिति बनाने का प्रावधान किया गया है। नगर निगमों में इन विशेष जांच दलों में जिले के अधिकारी, नगर निगम का अध्यक्ष और पुलिस कमिश्नर इस जांच दल के सदस्य होंगे।
नगर निगम को छोड़कर बाकी इलाकों में इस जांच दल में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और क्षेत्रीय नगर पालिका के कमिश्नर इसके सदस्य होंगे। संशोधित कानून के तहत अशांत क्षेत्रों में संपत्ति के हस्तांतरण के पंजीकरण की जांच के लिए पंजीकरण कानून में भी संशोधन किए गए हैं, जिसमें संपत्ति के हस्तांतरण के प्रावधानों का भी दायरा बढ़ाया गया है। वहीं संपत्ति में किसी भी तरह का बदलाव तभी मुमकिन होगा जब ये संपत्ति के मालिक की जरूरत हो। संपत्ति में किसी भी नए व्यक्ति को बसाने या लाने के लिए कलेक्टर की मंजूरी जरूरी होगी। इस कानून के प्रावधान सरकार की पुनर्वास योजनाओं पर नहीं लागू होंगे, जिसके तहत सरकार निर्वासित लोगों को बसाती है। संशोधित कानून के उल्लंघन पर पहले 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। वहीं संशोधन के बाद कारावास की अवधि बढ़ाकर 3 से 5 साल कर दी गई है, जबकि जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1 लाख तक कर दी गई है। बताते चले, अशांत क्षेत्र कानून गुजरात राज्य के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, हिम्मतनगर, गोधरा, कपड़वंज और भरूच इलाके में कायम है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय ने हाल ही में ऐलान किया है कि जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों जैसे फल और सब्जियों के आवागमन के लिए 50% की सब्सिडी दी जाएगी। ये कदम ऑपरेशन ग्रीन को बढ़ावा देने के मद्देनजर उठाया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत किसानों को खेती के उत्पादों जैसे सब्जियों और फलों की ज्यादा मात्रा ट्रेन से ले जाने पर उनको सरकार की तरफ से भाड़े का 50% अनुदान मिलेगा। इसके अलावा मंत्रालय की ओर से कृषि उत्पादों को कोल्ड स्टोरेज में रखने के भाड़े पर भी 50% सब्सिडी दी जाएगी। इस अनुदान या सब्सिडी का फायदा लेने के लिए किसानों को संपदा पोर्टल पर स्वसत्यापित दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे। इस पोर्टल का रखरखाव खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की देखरेख में किया जाता है। ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत कीमतों को स्थिर रखने के उद्देश्य से की गई थी। ये योजना किसानों को उनकी पैदावार के लिए सही दाम दिलाने का भरोसा देती है। गौरतलब है कि देश भर में पूरे साल दामों में बिना किसी उतार चढ़ाव के टमाटर, प्याज और आलू जैसी सब्जियों की आपूर्ति और इसकी उपलब्धता को बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इस योजना का ऐलान किया था। इसके तहत 2018 से 2019 के बजट भाषण में ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया गया था। ये योजना खासतौर पर टमाटर, प्याज और आलू जैसी फसलों पर केंद्रित है, जिन्हें संक्षेप में टॉप फसलें भी कहा जाता है। इस योजना में कृषि बाजार समितियों का काम संस्थागत ढांचा और अवसंरचना निर्माण करना है। इन समितियों के द्वारा ये कार्य बाजारों को ई नाम मंच से जोड़कर किया जाएगा। इस योजना में 2 रणनीतियों पर काम किया जाता है, जिसमें मूल्यों का स्थिरीकरण करना और मूल्य संवर्धन श्रृंखलाओं का निर्माण शामिल है। ये कार्य राष्ट्रीय कृषि सहकारी बाजार संगठन या नफेड के जरिए किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इस कार्य के लिए टॉप फसलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यातायात के भाड़े का 50% अनुदान दिया जाता है। साथ ही साथ इन फसलों को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें उच्च स्तरीय संग्रहण की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। ये परियोजनाएं दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा होती है। इसका खास मकसद गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, कृषि लॉजिस्टिक्स का निर्माण, कृषि उत्पादन संगठन की क्षमता में बढ़ोतरी करना, फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण सुविधाएं मुहैया कराना, विपणन और उपभोग केंद्रों की पहचान करना और मांग और आपूर्ति प्रबंधन के लिए मंच तैयार करना शामिल है। बता दें कि ऑपरेशन ग्रीन को ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत साल 1970 में हुई थी। इसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड का मकसद देश में दूध का उत्पादन बढ़ाना था। ये ऑपरेशन फ्लड के प्रयासों का ही नतीजा था कि भारत 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया था। ऑपरेशन ग्रीन को लागू करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने में काफी मदद मिलेगी। ऑपरेशन ग्रीन की मदद से सब्जियों और फलों की बर्बादी पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके साथ ही इससे आधुनिक संग्रहण सुविधाओं और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं में भी विकास संभव हो सकेगा।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते 14 अक्टूबर को स्टार्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विभिन्न राज्यों में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। कैबिनेट ने प्रोजेक्ट स्टार्स यानी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज फॉर स्टेट्स को लागू करने के लिए विश्व बैंक से 5,718 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। इस परियोजना को स्कूल शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय के तहत संचालित साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। बता दें, ये परियोजना राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना और समर्थन भी करेगी। 1994 से स्टार्स कार्यक्रम ने भारत और विश्व बैंक के बीच एक लंबी साझेदारी स्थापित करने में मदद की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व बैंक समूह ने भारत सरकार को सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण को अधिक लचीलापन प्रदान किया है। ऐसे में भारत सरकार ने अपने विजन में पिछले कई सालों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या 2004-05 से 2018-19 की अवधि के बीच 219 मिलियन से बढ़कर 248 मिलियन हो गई है। इस कार्यक्रम के लाभ की बात करें तो इस कार्यक्रम से देश के 250 मिलियन से ज्यादा छात्रों को लाभ होगा। ये कार्यक्रम सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की मदद करेगा। गौरतलब हो कि इस कार्यक्रम से पहले विश्व बैंक ने भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में 2020 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का शीर्षक है अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एसेट। आपको बता दें, ये रिपोर्ट साल में 2 बार जारी की जाती है, एक बार जून में और दूसरी बार अक्टूबर में। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक इस साल सभी उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की सूची में खासतौर पर भारत और इंडोनेशिया जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। अर्थव्यवस्थाएं लगातार कोरोना महामारी को काबू करने की जद्दोजहद में परेशान हैं। रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया है कि ये साल 2020 में 10.3% से संकुचित होगी। भारत की विकास दर ब्रिक्स देशों में सबसे कम रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। रिपोर्ट में पूरी दुनिया के आर्थिक विकास के आंकड़ों को जून 2020 के मुकाबले में 0.8% की कमी बताई गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि साल 2021 के बाद वैश्विक विकास की दर 3.5% रहेगी। इस रिपोर्ट में भारत में साल 2020 में उपभोक्ता मूल्यों में 4.9% और साल 2021 में 3.7% से बढ़त की बात कही गई है। रिपोर्ट की माने तो साल 2020 में चालू खाता 0.3% की दर से बढ़ने और साल 2021 में 0.9% की दर से घटने के कयास लगाए गए हैं। रिपोर्ट का कहना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था साल 2020 में 4.3% की दर से घटेगी। इसका मतलब ये है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इस दौरान गिरावट देखी जाएगी, जबकि रिपोर्ट का कहना है कि साल 2021 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 3.1% की दर से बढ़ोतरी होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की माने तो दुनिया में ये मंदी का दौर साल 2025 तक जारी रहेगा और इसके पहले अर्थव्यवस्थाओं के इस हालात से उभरने की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। साल 2025 के बाद ये हालात पूरी तरह से उलट जाएंगे और दुनिया 1990 के दौर में प्रवेश कर जाएगी। ये संभावना खासतौर पर गरीबी और असमानता के लिहाज से जताई जा रही है, जिसकी वजह से जीवन स्तर में खासा गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट में ये भी आशंका जताई गई है कि लोग अत्यधिक गरीबी की रेखा से भी नीचे जा सकते हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि 90 मिलियन से भी ज्यादा लोग गरीबी के स्तर से नीचे जा सकते हैं। गरीबी की रेखा की सबसे नीची सीमा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हिसाब से 1.90 अमेरिकी डॉलर है। विश्व बैंक के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2020 में 150 मिलियन लोग गरीबी की जद में आ जाएंगे। वहीं रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि पूरी दुनिया में 12 ट्रिलियन डॉलर की राजकोषीय सहायता की दरकार है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संपत्तियों में निवेश, बाजार में तरलता लाना और केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में कटौती जरूरी है।
देश की सरकारों द्वारा नीतियां इस तरह से बनाई जानी चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था में आए संकट को कम करने में मदद मिल सके। इसके अलावा ये नीतियां ऐसी भी होनी चाहिए जिससे कामकाजी मजदूरों को तेजी से विकास करने वाले आर्थिक क्षेत्रों में भेजा जा सके। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। डीएनए बारकोडिंग पर हुआ समझौता। भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन के बारे में जानकारी दी। यह समझौता जून 2020 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण यानी ZSI और कनाडा के एक गैर लाभकारी संगठन इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ यानी IBOL के बीच हुआ था। यह दोनों संस्थाएं एक साथ मिलकर डीएनए बारकोडिंग पर काम करेंगी। डीएनए बारकोडिंग एक विशिष्ट जीन से डीएनए के एक छोटे से खंड का इस्तेमाल करके प्रजातियों की सटीक पहचान करने की एक विधि है। नामदफा टाइगर रिजर्व में मिली केकड़े की नई प्रजाति। हाल ही में नामदफा टाइगर रिजर्व में मीठे जल वाली एक नई केकड़े की प्रजाति एबॉर्टेलफुसा नामदफेंसिस को खोजा गया है। बता दें कि पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट में अरुणाचल प्रदेश के नामदफा और अबोर हिल्स दो बड़े संरक्षित क्षेत्र मौजूद हैं। नामदफा अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा का एक हिस्सा था। हालांकि साल 1970 के असम वन विनियमन के तहत इसे अभयारण्य बनाया गया था। साल 1983 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया और फिर इसी साल इसे प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया था। नामदफा टाइगर रिजर्व 200 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई तक स्थित है। इसके बाद यह उत्तर में 4598 मीटर डाफा बम शिखर तक फैली हुई है। आरबीआई ने की अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी है। रिवर्स रेपो दर पहले की तरह 3.35% और रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा गया है। मौद्रिक नीति की घोषणा मौद्रिक नीति समिति द्वारा की जाती है। यह एक 6 सदस्यीय समिति होती है जिसका गठन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। इस समिति का गठन उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। समिति की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करता है। इसमें 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा चुने जाते हैं। आरबीआई के 3 अधिकारियों में से एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर तथा एक अन्य अधिकारी शामिल होता है। मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए यह समिति साल में 4 बार बैठक करती है और सर्वसम्मति से निर्णय लेती है। गोवा बना हर घर जल वाला पहला राज्य। हाल ही में 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन उपलब्ध कराकर गोवा देश में हर घर जल वाला पहला राज्य बन गया है। इस प्रयास के तहत 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन मुहैया कराए गए हैं। यह कदम जल जीवन मिशन के तहत उठाया गया है। जल जीवन मिशन की घोषणा अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका मकसद साल 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति यानी हर घर जल सुनिश्चित करना है। रक्षा मंत्री ने किया अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू सुरंग का उद्घाटन। बीते 12 अक्टूबर को भारत की पश्चिमी, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमाओं के पास संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने 44 प्रमुख स्थायी पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू सुरंग की आधारशिला भी रखी। डी आकार वाली इस सुरंग की लंबाई 450 मीटर होगी और यह मौजूदा सड़क को बाईपास करेगी। इन सभी पुलों का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया गया है। श्रीकांत दत्तार को बनाया गया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन। श्रीकांत दत्तार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन बनाया गया है। श्री दत्तार भारतीय मूल के प्रसिद्ध शिक्षाविद और अर्थशास्त्री हैं। प्रतिष्ठित हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 112 साल के इतिहास में वे 11वें डीन हैं और वे 1 जनवरी 2021 से पदभार ग्रहण करेंगे। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण का हुआ आगाज। बीते 15 अक्टूबर को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना की शुरुआत साल 2017 में की गई थी। इसका मकसद थैलेसीमिया नाम की बीमारी से ग्रस्त शोषित समाज के रोगियों के लिए कल्याण का काम करना है। वैज्ञानिकों ने विकसित की MACS 6478 नामक गेहूं की नई किस्म। हाल ही में अगारकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित MACS 6478 नामक गेहूं की किस्म से महाराष्ट्र के किसानों की फसल पैदावार दोगुनी होने की बात सामने आई है। अगारकर अनुसंधान संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। गेहूं की नई विकसित किस्म को उच्च उपज वाला एस्टिवम भी कहा जाता है।
कामधेनु दीपावली अभियान का हुआ शुभारंभ। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इस साल दीपावली त्योहार के अवसर पर कामधेनु दीपावली अभियान मनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान का मकसद गाय के गोबर से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना है। गाय के गोबर से दीपक, मोमबत्तियां, अगरबत्ती, पेपरवेट, देवी देवताओं की मूर्तियां आदि बनाए जा सकते हैं। बता दें कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की घोषणा केंद्रीय बजट 2019-20 में की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता मलयालम कवि अक्कितम अच्युतन नंबूदरी का हुआ निधन। बीते 15 अक्टूबर को मलयालम के प्रसिद्ध कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता अक्कितम अच्युतन नंबूदरी का देहांत हो गया। वे 94 साल के थे। उनका जन्म 18 मार्च 1926 को केरल में हुआ था। अच्युतम नंबूदरी ने बचपन में ही संस्कृत, संगीत और ज्योतिष की शिक्षा हासिल कर ली थी। नंबूदरी एकमात्र जीवित कवि थे जिन्हें मलयालम के महाकवि का दर्जा प्राप्त था। भारत और फ्रांस को इंटरनेशनल सोलर अलायंस में फिर से चुना गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ऐलान किया कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। भारत के साथ फ्रांस को भी ISA की तीसरी सभा में गठबंधन के सह अध्यक्ष के तौर पर फिर से चुना गया। दोनों देशों का कार्यकाल 2 साल का होगा। ISA की तीसरी सभा में 34 ISA सदस्य मंत्रियों, 53 सदस्य देशों के अलावा 5 हस्ताक्षरकर्ता और भावी सदस्य देशों ने भी भाग लिया। इस सभा में भारत के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों ने $1 मिलियन अमेरिकी के चेक प्रस्तुत किए। तो ये थी इस हफ्ते की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।